Hey, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन चार्ज में हम फोर्सेस कैसे निकालते हैं और फोर्सेस की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। माई नेम इज मॉइस सलूजा फ्रॉम स्नैपसॉल। यू नो Charles Augustin de Coulomb was the first scientist who formulated like how to quantify the force between the two charges, and that famous relation is now called as Coulomb's law. तो कुलम ने क्या बताया था? कुलम ने कहा था कि जो भी दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, वेट, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? हमें तो ये पता है कि पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। बट डोंट यू थिंक इट्स क्वाइट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता। सो व्हाट इज दिस पॉइंट चार्ज? सो पॉइंट चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? अब पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। सो पॉइंट चार्ज के अंदर कुलम्स लॉ ने क्या बताया कि अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स सपोज यहां पर हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए। ओके, this is say plus q1 and this is plus q2, and if we join them through this dotted line क्यों? क्योंकि these are the central forces। central forces हैं तो हम point to point force of attraction या repulsion दिखाते हैं। तो यहां पर लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में उसने डिस्टेंस लिया d, और जो डिस्टेंस लेंगे ये हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लेंगे। ओके, नाउ सिंस दिस फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 and inversely proportional to d square, तो अगर इसे हम कंबाइन करेंगे we can write it as Q1 Q2 upon d square। सो ये फार्मूला जो है कुलम्स लॉ ने डिवाइस किया था। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए he used the constant k Q1 Q2 upon d square। सो इस k को उसने क्या नाम दिया? दैट k is called electrostatic force constant। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एंड के को जो वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट वेट, एक चीज हमें अब तक समझ नहीं आई कि यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में कि कूलम ने हमें ये फार्मूला दिया, बट ये आया कैसे, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कूलम ने टॉर्जनल एक्सपेरिमेंट, टॉर्जनल बैलेंस एक यूज किया था, जिसे हमने टॉर्जनल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। तो ये टॉर्जनल एक्सपेरिमेंट क्या था? लेट्स फाइंड आउट। टॉर्जनल एक्सपेरिमेंट के अंदर यहां पर अगर आप देखेंगे इस लिड को, जो ग्लास लिड है, इसके साथ हमने एक टॉर्जनल फाइबर ले रखा है। ये जो टॉर्जनल फाइबर है, इस फाइबर की हेल्प से हम चेक करते हैं कि कितना टॉर्जन आया, कितना टॉर्क आया, कितना उसके अंदर ट्विस्ट आया। देन ऊपर हमने क्या ले रखा है? टॉर्जनल हेड, जिसे हम ट्विस्ट करते हैं। देन दिस इज द ग्लास फाइबर, जिसके अंदर हमने टॉर्जनल फाइबर लिया हुआ है। दिस इज द ब्रास डिस्क, दिस इज द स्फीयर जो मूव करेगा। दिस इज यू कैन से द टॉर्जनल फाइबर, जिसके अबाउट ये ऑसिलेट करता है। एंड दिस इज द स्केल, जिससे कि हम टॉर्जनल मेजरमेंट करते हैं। एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल ग्लास केस, जिसके अंदर हमने ये सेटअप रखा हुआ है। तो कुलम ने क्या देखा? कुलम ने सबसे पहले क्या किया, इस चार्ज बॉडी को इसको उसने क्या किया, इसके ऊपर इसके साइड से निकालकर इसने पहले ग्लास चार्ज रोड से इसे चार्ज किया, देन इसके अंदर रखा। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि यहां पर और ये जो चार्ज बॉडी है ये रिपेल करना शुरू कर दिया, और जैसे ये रिपल्शन हो रही है, कितना एक्सटेंट तक हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए उसने स्केल की हेल्प से टॉर्जन को चेक किया कि कितना एंगल वो बना रहा है, कितना टॉर्जन उसके अंदर आ रहा है, कितना टॉर्क उसके अंदर आ रहा है। देन उसने क्या किया, इस रोड को दोबारा से निकालकर किसी अनचार्ज सेम साइज की बॉडी के साथ टच में रखा। टच में रखने से क्या हुआ, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेट्स सपोज अगर पहले चार्ज Q था तो अब Q/2 एंड Q/2 आया। तो जैसे उसने वापस इस होल के अंदर रखा, देन ही अगेन ऑब्जर्व्ड कि फोर्स ऑफ रिपल्शन तो है बट उसका मैग्नीट्यूड अब कम हो गया है। तो उसने फार्मुलेट किया जो भी हमने डिस्कस किया है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। यहां से उसे आइडिया हुआ कि फोर्स किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है। एंड दैट्स हाउ ही डिवाइज्ड F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, जिसे आज हम कहते हैं कूलम्स लॉ। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था k क्या था आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1/4πε0। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये के डिपेंड करता है? यू नो वी हैव 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम कैसे? ये डिपेंड करता है कि आप जो दो चार्जेस हैं उसे वैक्यूम में रख रहे हो या उसे किसी और मीडियम में रख रहे हो। लेट्स सपोज अगर मैं वैक्यूम लेके चलता हूं, तो वैक्यूम में अगर हमने चार्जेस रखे हुए हैं तो दिस इज वैक्यूम, इसमें क्या लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। और अगर यही हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो उस केस में जो फोर्स होगी दैट विल बी 1/4πεm Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। सो ये जो एप्सिलॉन m है दिस इज बेसिकली यू कैन से द परमिटिविटी फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एयर और स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है ये हम आगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहां पर अगर हम एप्सिलॉन r से इसे रिप्लेस करें, वी कैन राइट दिस epsilon r epsilon naught. So this epsilon r is the relative electrical permittivity. चलो फर्स्ट फैक्टर तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि नेचर ऑफ मीडियम पे ये कैसे डिपेंड करता है। सेकंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि आप कौन से सिस्टम में ले रहे हो। लाइक के की वैल्यू अगर आप लेट सपोज ले रहे हो एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहीं से अगर आप k की वैल्यू 1/4πε0 लेते हो तो एप्सिलॉन आता है 8.85 × 10⁻⁻12 एंड यूनिट रिवर्स हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो सेकंड अगर आप लेते हो सीजीएस के अंदर जो k की वैल्यू है दैट इज 1। सो दिस इज हाउ इट डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला। अभी हमने k की वैल्यू, नाउ k की जो वैल्यू है दैट वी नो 1/4πε0। और अगर मुझे k का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, यू नो f इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। सो यहां से k को वी कैन राइट इट एज f डी स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, राइट? दिस इज द वे लाइक हाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशंस। f दैट इज m1 L1 t-2, d is the distance which is L, Q1 is the charge AT into AT which is AT square. So that अगर आप यहां से solve करेंगे you get m1 L3 t-4 A-2. So this is how we find the dimensional formula for the electrostatic force constant. और अगर epsilon के लिए find out करेंगे we just reverse this and we get m-1 L-3 T4 A2. So this is how we find the dimensions for K and epsilon naught. Now the next topic again which is very important कि हमें कई बार ये पूछते हैं कि सर 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 1 कूलम को डिफाइन कैसे करेंगे। So let's see, इसी फॉर्मूले को यूज करके we can define the charge 1 कूलम। Now if we take Q1 Q2 as 1 कूलम, distance as 1 meter, we get force that is 9 × 10⁹ Newton. So if we put like the values in the formula we get F is equal to this, that is clear to us. अब इसे define कैसे करें? तो we can say that 1 coulomb is the charge which is separated by a distance of 1 meter in space or in vacuum or in air, experiencing the force of repulsion that is 9 × 10⁹ Newton. So you know हम कहते हैं कि जो 1 कूलम है इज इटसेल्फ अ बिग यूनिट। व्हाई वी कॉल दिस 1 कूलम एज बिग यूनिट? क्योंकि आप देख सकते हैं जो फोर्स है दैट इज कमिंग 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी इतनी ज्यादा फोर्स लग रही है उसके ऊपर जो कि प्रैक्टिकली यू नो पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स द रीजन वी कंसीडर मिलीकूलम और माइक्रोकूलम। मिलीकूलम मींस 10⁻³ कूलम एंड माइक्रोकूलम मींस 10⁻⁻6 कूलम। सो जितने भी हम यूनिट्स या चार्जेस हम लेंगे उसके यूनिट हम माइक्रो या मिली के अंदर कंसीडर करेंगे। आई होप यहां तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कूलम्स लॉ है क्या, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में वी विल डिस्कस दिस बाय केसेस। पहला केस है Q1 Q2 greater than 0।
So when Q1 Q2 is greater than 0, that means अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 will also be positive. अगर Q1 नेगेटिव है Q2 will also be negative. So that negative into negative gives you positive. यानी क्या आएगा, greater than 0. So इसमें जो डायग्राम है जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज. लेट्स सपोज हमने दो चार्जेस लिए, ठीक है. अब आप यहाँ पे प्लस Q1 और अगर यहाँ प्लस Q2 ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर माइनस लोगे तो यहाँ भी माइनस लेना होगा, सो दैट Q1 Q2 शुड बी ग्रेटर देन 0. हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है. इसे ज्वाइन कीजिए प्लीज एंड यहां से इसे ज्वाइन कीजिए. तो इन वेक्टर्स को हम बोलते थे पोजीशन वेक्टर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर से. ओके, और अगर इसे ज्वाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन अगर आप ऐसे जा रहे हो दैट विल बी R12 और अगर आप यहां से ले रहे हो दैट विल बी R21. अब आप देख सकते हो कि लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल. सो दैट यहां पर फोर्स क्या आएगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड यहां पर फोर्स लेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम. अगर आप लेट्स सपोज ये कंसिडर कर रहे हैं, कैसे, ये आप ले रहे हैं R1 वेक्टर, यहां पर आप ले रहे हैं R12 वेक्टर. सो देखिए यहां से ये वेक्टर क्या हो जाएगा आपका R2 वेक्टर. तो अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, you can see that R1 plus R12 is equal to R2. So that R2 vector can be written as, R1 plus R12. So R12 is R2 minus R1. So this is how we find the displacement vector. Now, F, सबसे पहले हम निकालते हैं F12, let's suppose, ठीक है. F12 फोर्स देखिए कहां पर लग रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. कहां लग रही है, इस तरफ. तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहां पर ये R क्या है, दिस. यानी कि अगर आप यहां पर R12 वेक्टर लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, या R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू R. सो यहां पर हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. अब डायरेक्शन क्या लेंगे, जहां 1 2 है, 1 2 किधर है, इस तरफ. तो यहां पे डायरेक्शन कौन सी लेंगे, R21 की, बिकॉज R21 एंड F12 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. एंड यहां पर हम क्या लेंगे, कैप. जनरली हम देखिए वेक्टर लेते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक. वेक्टर नहीं लेना है, हमें क्या लेनी है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वी हैव टेकन ऑलरेडी. सो R21 कैप, दैट्स द यूनिट वेक्टर एंड दैट शुड बी टेकन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, वी कैन राइट इट एज Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर बाय Q, क्योंकि R21 कैप दैट इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R. सो दैट इफ यू मल्टीप्लाई इट यू गेट R क्यूब. सो सिमिलरली यहां पर 1 2 है तो यहां 2 1 है, यानी सिमिलरली अगर आप यहां पर 2 1 लेंगे यू गेट द सेम हियर एंड हियर यू गेट R12. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म. एंड आप यहां से एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. न्यूटन्स थर्ड लॉ भी ओबे हो रहा है. Like action and reaction, they are equal and opposite, because R12 and R21 they are equal and opposite in nature. So we can say that F12 vector that is equal to minus F21 vector. This is how we derive the expression for Coulomb's law for this particular case. अब आप देखिएगा, अगर मैं Q1 Q2 लेता हूं सेकंड केस में लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा हम क्या लेंगे, नेगेटिव. देखिए मैं इसी के अंदर आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि बेसिक डिफरेंस क्या है. बहुत ही स्मॉल बेसिक डिफरेंस है कि अगर आपने यहां प्लस लिया है तो यहां पे क्या लेंगे, माइनस. तो पहले आपका रिपल्शन हो रहा था, अब क्या होगा, अट्रैक्शन. सो अब अट्रैक्शन है, दैट मींस यहां पर F12 एंड यहां पर क्या लेंगे, F21. F12 मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 and F21 is force on 2 due to 1. अब एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. क्या, यहां पे देखिए F12 और R12 सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर हम ये 2 1 रब करके क्या ले लेंगे, 1 2. इवन हियर आल्सो 1 2. सिमिलरली F21 और R21 सेम डायरेक्शन में है, we write 2 1. नाउ R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर,
Therefore F12 vector is equal to minus F21 vector. So this is also, you can say valid for this particular expression also. So this is how we derive the vector form of Coulomb's law. So I hope आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा. Please comment and like and share. Thank you.